आप सभी के एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन हिंदी की क्लास जिसपे आपको हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण दोनों ही क्वेश्चन मिलेंगे और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसपे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे BOR ARO ठीक है, और वीडियो एग्ज़ाम TGT PGT LT गेट KVS PRT TGT या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इस क्योंकि सभी पे हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण क्वेश्चन आते हैं, और ये जो सीरीज़ चल रही है ये ऐसी सीरीज़ बनाई गई है कि TGT PGT तक जो क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं उन्हीं के ध्यान पर रखकर बनाई गई, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस हिंदी का उसी का होता है और उसी से सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। मैं हमेशा बता रहा हूँ, तो ये अगर आप इन सब एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन क्लास है, व्याख्या सहित क्लास है। इस क्लास में आपको एक क्वेश्चन के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। क्या करना है, ये सभी PDF आप क्या मिलेगी निःशुल्क, करने के बाद PDF निःशुल्क मिलेंगी, प्लस क्लास भी निःशुल्क मिलेगी। हाँ, लेकिन आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमें क्लास की सूचना नहीं मिल पा रही है और हम क्लास टाइम से नहीं मिल पाते। देखिए इसका एक कारण है कि आपसे कई क्लासें मिस हो जाती है, और प्लस विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो, चाहे रिजल्ट संबंधी हो, आंसर की संबंधी हो या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, सभी एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको सूचना मिल नहीं सकती। देखिए सब्सक्राइब बटन आपके बगल में दिया हुआ है, तो उसको क्लिक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाता है उस क्वेश्चन को जरूर आप लोग उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, इससे आप ही का माइंड तेज होगा। देखिए हो नहीं सकता है आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्यों ना इस प्रैक्टिस को और मज़ेदार बनाया जाए। सभी भाई बहन जो हम क्वेश्चन पूछे, और जितने क्वेश्चन, अगर मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप 10 में आपने कितने नंबर हासिल किए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन दिया जाए उसको आप ज़रूर ढूंढ कर करा करिए, इससे थोड़ा सा मनोरंजन भी होगा, उसके साथ पढ़ाई होगी। ठीक है, तो लग जाते हैं, एग्ज़ाम नगरी ऐठाना, आपको सिलेक्शन दिलाना है। स्टार्ट करते हैं। सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? 1 रैदास, 2 धर्मदास, 3 नाभादास या 4 जीवादास। तो आशा है आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आपके पास 1 सेकंड का समय है, जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, अब कमेंट कर दीजिए। देखिए भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो नाभादास जी हैं। तीसरा नंबर हमारा सही है। व्याख्या से जो भी क्वेश्चन होंगे सब व्याख्या सहित हम लोग पढ़ेंगे। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में से नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में कौन कवि हैं, उनका नाम बताइए, तो आप कहेंगे नाभादास। ठीक है, फिर उन्होंने हिंदी भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया वरन अधवधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल को दिया। ठीक, भक्तमाल जो उनका है सर्वश्रेष्ठ है, और भक्तमाल का रचना काल 1556 तो पूछ सकता भक्तमाल का रचना काल कब है, तो आप कहेंगे 1596 ईस्वी माना जाता है। नाभादास जी ने अग्रदास के शिष्य थे। अगर पूछ लिया जाए नाभादास जी किसके शिष्य थे तो आप कहेंगे अग्रदास की। क्वेश्चन आ चुका है, देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। उनकी रचनाओं में अष्टायाम, तो पूछ सकते हैं उनकी रचनाओं में कौन सी प्रसिद्ध, तो आप कहेंगे अष्टायाम तथा राम भक्ति विषय पद उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अष्टायाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा, अगर पूछते हैं अष्टायाम की रचना तो आप कहेंगे श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावनाओं को लेकर की गई है। भक्तमाल में हिंदी राम काव्य धारा के कवि, अगर पूछ ले भक्तमाल में हिंदी राम काव्य धारा के कवि तो आप कहेंगे रैदास, धर्मदास, जीवादास जो हैं ये भक्ति काल में संत काव्य धारा कवि थे। तो संत काव्य धारा में एक कवि बहुत पूछे जाते, क्वेश्चन बहुत आता है, जिनका नाम है कबीर। जो कबीर जी हैं संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये किसमें आते हैं, निर्गुण भक्ति धारा पे। सगुण भक्ति धारा पे तुलसीदास जी, जो
राम भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सूरदास जी जो कृष्ण भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सगुण भक्ति धारा के हैं। जब हमने आपको भक्ति काल पढ़ाया था तो विधिवत पढ़ाया था, हर इसके क्वेश्चन पढ़ाए थे, हर एक चीज़ पढ़ाए थे जो आपको एग्जाम में रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाए आप खट से बता दें, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क यहीं दे रहे हैं पहले ही नंबर पर, इसको जरूर बताइएगा। तुलसीदास जी किस राजा या मुगल शासक के समकालीन थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हर एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी एलटीगेट में या कोई भी केवीएस का बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट जूनियर में पूछा जा चुका है बहुत बार। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं 132 से 133 क्लास है, ये अभी नए व्याख्या सहित मैंने चालू की है और ये बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूँ। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, छूट गया है यहाँ पे टाइप करने में जैसे हो, ठीक है। तो इसका है बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताएं। क्वेश्चन है बाल मुकुंद मैं बोल दे रहा हूँ, बाल मुकुंद रचित निबंध संग्रह का नाम। तो बाल मुकुंद रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो आपको बताना है, तो जो बाल मुकुंद द्वारा रचित निबंध संग्रह, भरत मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे या प्रज्ञा मित्र। 1 2 3 4 अगर आपको आता है तो बता दीजिए, नहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर है, ठीक है। आप सभी ने अगर आपको आता बाल मुकुंद के रचित निबंध संग्रह का नाम बताना, अगर आपको आता तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका है शिव शंभू के चिट्ठे, इसका राइट आंसर है बाल मुकुंद के रचित निबंध संग्रह का नाम। तो देख लेते हैं बाल मुकुंद के रचित, इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं व्याख्या। बाल मुकुंद रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त व्यक्ति व्यंजक निबंधकार थे। इन्होंने पूछ सकते बाल मुकुंद कौन से निबंधकार थे, व्यक्ति व्यंजक निबंधकार थे। इन्होंने लेखन कार्य उर्दू से प्रारंभ किया। यह भरत मित्र के संपादक भी थे। तो पूछ सकता है भरत मित्र के संपादक कौन थे, तो आप कह सकते हैं बाल मुकुंद, ठीक है। यह शिव शंभू चिट्ठे के लिए प्रसिद्ध हुए। किसके? शिव शंभू चिट्ठे के लिए प्रसिद्ध हुए। ये चिट्ठे भारत मित्र सन 1904 से 5 के बीच प्रकाशित हुए। इनमें से तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके उनके भारत विरोधी कारनामों को ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन किया। इन्होंने इस चिट्ठे में सामाजिक राजनीतिक विषयों का अच्छा व्यंग्य किया। इनकी शैली प्रवाहपूर्ण और सजीव व्यवहारिक है, ठीक है। चलिए, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। चलिए, पद्मावत जो है वो किस में है? सर्ग में है, खंड में है, कांड में है या अंक में है, ठीक है। आपको बताना है पद्मावत किस पे है, पद्मावत किस पे है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए, जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जैसी का है, मलिक मोहम्मद जैसी जी का है, ठीक है। अगर ये पूछे तो ये सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्गुण भक्ति धारा पे आते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। तो देखिए, अब इसका आंसर जो है, अगर आपको आता है तो आप 10वें का आंसर दे सकते हैं, 1 2 3 4 कौन सा है, ठीक है। आशा सभी ने दे दिया होगा। खंड पे, पद्मावत खंड पे लिखी गई है। व्याख्या देख लेते हैं, 1 मिनट। पद्मावत अनुच्छेदों का नाम खंड है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यान काव्यधारा, वही सूफी काव्यधारा इसको कहते थे, काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं उनकी कृति पद्मावत को सूफी काव्यधारा परंपरा का प्रौढ़ोत्तम काव्य माना जाता है। ये महाकाव्य 57 खंडों में विभक्त। पूछ सकता है कितने खंडों में विभक्त, तो आप कहेंगे 57 खंडों में। क्वेश्चन आया हुआ है। जैसी ने इस ग्रंथ की रचना 1540 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह कथा पूर्वार्थ लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है। यह उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। उत्तरार्ध ऐतिहासिक कवि ने राजा रत्नसेन एवं राजकुमारी पद्मावती के मूल कथा का आधार बनाया है।
कवि ने इस ग्रंथ की रचना मनसवी शैली के आधार पर की है। इसकी भाषा अवधि तथा छंद दोहा चौपाई है। श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन है। जैसी सफलता जैसी को मिली है वैसा हिंदी का दूसरा कवि नहीं प्राप्त कर सका। नागमती का वियोग वर्णन इनका बहुत ही वर्णन हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि बन गया है। जायसी कृत के 4 ग्रंथों का परिचय मिलता है, जिसमें एक पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है और मशलनामा। और आखिरी अखरावट में वर्णमाला क्रम में सूफी सिद्धांत निरूपण है। एक चीज़ और है कि जायसी किस शासक के समकालीन थे। जायसी किस शासन के समकालीन थे, तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, शेर शाह सूरी। ठीक है। किस राजा के समकालीन थे? शेर शाह सूरी। ओके। जैसे अब अकबर का आपको वो तुलसीदास को बताना है कि वो किसके समकालीन थे। जहांगीर, अकबर, ठीक है, महाराणा प्रताप। जहांगीर किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो आपको बताना जहांगीर, अकबर, शाहजहां। अब मैंने आपको बता दिया जैसी थे शेर शाह सूरी के समकालीन थे, जिन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। ठीक है, चलिए इनकी आखिरी कलाम पूछता है, इनकी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और मशलनामा में पूछता क्या, तो मशलनामा में इनकी ईश्वर प्रेम माया का त्याग नीति का निरूपण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और जाकर प्लेलिस्ट में चले जाएं। उनको क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब चीज़ मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद? तो जन्म शताब्दी नहीं मनाई, अगर इनके आपको जन्म का सही से सभी को पता होगा तभी बता सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और, हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? सुव्यवस्थित इतिहास कमेंट में जरूर कमेंट करें। ठीक है, उर्वशी, ठीक है, उर्वशी के लिए किसको पुरस्कार मिला ये कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए कि साहित्य का जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई। 1 2 3 4 चारों के नाम मैंने बताए, रामचंद्र, रामचंद्र दिनकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सभी के बारे में मैंने बता दिया है। अब आप बता सकते हैं। देखिए साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई, तो रामधारी सिंकर की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई। आचार्य रामचंद्र, भारतेंद्र या जयशंकर प्रसाद, इन सभी की जन्म शताब्दी मनाई गई है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की नहीं मनाई गई है। ठीक है, अब तक रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई। निम्नलिखित में से कृति, ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है निम्नलिखित, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ये आपको बताना है। कृति हम क्वेश्चन है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ तक ये क्वेश्चन है। ठीक है, कनन कुसुम, चारूचंद, धूश्यामनी, तितली। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था पूरा बेहतरीन व्याख्या सहित टॉपिक का लेक्चर लिया, सब बताया उस काल के लेखक, उनकी रचनाएं बहुत ही बेहतरीन। नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आपको बताना 1 2 3 4 जयशंकर प्रसाद का नहीं है। बहुत ही सरल है, जिन्होंने पढ़ा है, क्लास ली थी, वो तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है चारूचंद लेख, चारूचंद जो लेख, एक मिनट भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, चारूचंद लेख यही राइट आंसर है। ये इनका नहीं है, नहीं कानन कुसुम, ध्रुवस्वामी, तितली, चंद्रगुप्त, ठीक है, ये सब इन्हीं के हैं, जयशंकर प्रसाद जी के रचना, लेकिन चारूचंद इनकी नहीं है। तो देख लेते हैं, चारूचंद कृति लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ जो हैं चित्राधार, प्रेमपति, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कयामनी आदि। बाण भट्ट की आत्मकथा 1947, चारूचंद की 1963, पुनर्वा 1973, अनाम दास का पोथा बहुत बार पूछा जाता है।
जो अनाम दास का पोथा है ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। चारूचंद्र पुरनवा और अनाम दास का पोथा, तो चारूचंद जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो चारूचंद किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और अनाम दास का पोथा भी इन्हीं का है। ठीक है। चारूचंद के लिए उपन्यास 12वीं-13वीं शताब्दी का संस्कृत इतिहास का चित्रण करने वाला चेष्टा की गई। लेखक ने अपने समथित चित्त में प्रतिफलित होने वाली बातों को ऐतिहासिक सत्य के साथ मिला दिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से वो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या तुलसीदास, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन है। ठीक है, जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए बताइए। चलिए, तो देखिए 1 2 3 4 कर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। ठीक है। कृष्ण गीतावली, एक मिनट, कृष्ण गीतावली को आपको आंसर देना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए विनय पत्रिका किसकी है? जिसकी विनय पत्रिका उन्हीं की कृष्ण गीतावली कृति के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास जी। विनय पत्रिका किस में लिखी गई है? एक ही अवधि में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्रसिद्ध रामायणी और भक्त गुलाम द्विवेदी तथा छक्कन लाल की खोजों पर आधार पर नगरी प्रचारणी सभा के गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर प्रकाशित किया गया है। किसमें प्रकाशित किया गया? प्रचारणी महासभा में। किसने? तो भक्त गुलाम द्विवेदी, ठीक है, छक्कन लाल। ठीक है। ये निम्न है जैसे बैराग, संदीपनी, रामलला लच्छेऊ। ये रामलला लच्छेऊ है जो ये आपका TGT 2021 का जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आया था कि तुलसीदास जी ने अपने कष्ट हरने के लिए किसका वर्णन किया, किस एक की कृति, किस एक मतलब स्त्रोत का वर्णन किया, तो रामलला लच्छेऊ था। शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए आ चुका क्वेश्चन। ठीक है। राम आज्ञा प्रश्नावली, भैरव रामायण, पार्वती मंदन, जानकी मंगल, श्री गीतावली, दोहावली, शब्दावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की अवधि भाषा में भी बताया, और रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली तुलसीदास का 61 पदों का एक लघु गीत काव्य है, जिसमें सूर सागर की शैली में श्री कृष्ण चरित का आख्यान। इनमें से 20 पद बाल लीला के 3 रूप वर्णन के 9 विग्रह वर्णन के और 27 पद ऊधो गोपी संवाद और भ्रमर गीत संबंधी है। तो इसके अलावा 2 पदों में द्रौपदी रक्षा प्रसंग वर्णित है। इसके 7 पद सूर सागर में भी पाए गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या है? नीचे भाषा में 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से एक गलत है, उसको चुनिए। भाषा पर्वतशील होती है। भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है। ठीक है। भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, तो आपको बताना है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। पहला। दूसरा, तो जो एक विशेषता गलत है, तो हमेशा जो भाषा होती है वो पैतृक संपत्ति नहीं होती। वो आप जानते हैं भाई, कोई भाषा किसी की पैतृक संपत्ति तो नहीं होती है, ये तो आपको खुद ही पता होगा। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर दूसरा है, वही एक गलत है। ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं। भाषा की अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती है, किंतु समान रूप से कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जो सभी भाषाओं पर लागू होती हैं। जैसे वे निम्न हैं, जैसे सामाजिक वस्तु है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। तो देखिए, भाषा पैतृक संपत्ति, भाषा अर्जित संपत्ति। भाषा का अर्जन अनुसरण से होता है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा कोई अंतिम रूप नहीं होता, भाषा के परिवर्तन या विकास की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। हर भाषा अपना एक स्पष्ट मानक या आदर्श रूप होता है। हर भाषा के हर व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व भाषा के उसी भाषा के अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी थोड़ी बहुत भिन्न होती है। हर भाषा अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। प्रश्न में भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से भाषा पैतृक संपत्ति होती है, एक गलत विशेषता। ठीक है। तो जो भाषा एक पैतृक संपत्ति, यही एक गलत है। चलिए,
जुगुप्सा का स्थायी भाव है, तो देखिए वीर रस तो नहीं होगा, वीर रस तो भैया जुगुप्सा का स्थायी भाई नहीं होगा। वीर रस तो आप जानते हैं जिसमें छाती चौड़ी हो जाए, मतलब वीर रौद्र गुस्सा, ये अद्भुत, अद्भुत भी नहीं होगा। विभत्स चौथा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दें, जुगुप्सा का स्थायी भाव, फिर हम आपको बताते हैं इसका क्या राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी से एक दो जो भी आंसर है, जल्दी से वो आंसर आप सभी लोग दे दें में। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए मैंने बताया था कि आपको वीर हो नहीं सकता, रौद्र नहीं, अद्भुत नहीं, विभत्स रूप विभत्स रूप है जुगुप्सा, हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, जुगुप्सा का विभत्स रस स्थायी भाव होता है, जैसे श्रृंगार का आपने देखा रति। और रसों का राजा किसे कहा जाता है, रसों का राजा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, जुगुप्सा विभत्स रस का क्वेश्चन आया, वो इसलिए पूछा रसों का राजा किसे कहा जाता है, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आपको आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर जरूर दीजिए। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा। इसके देवता महाकाल माने, मतलब देवता भी पूछा जाता है, देवता कौन माने जाते हैं, महाकाल। इसका रंग नीलवर्ण का होता है, मतलब नीला। इस रंग का आलंबन फूहड़पन, रुधिर, मांस, सड़ी गली तथा कई बार पूछा गया है। दुर्लभ वस्तुएं और इसके स्थायी भाव इस प्रकार, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का भाव उत्साह बताया, करुण का शोक, अद्भुत का स्थायी विस्मय या आश्चर्य, हास्य का स्थायी भाव हास्य, भयानक का विभत्स है, और भयानक रस का भय है, और विभत्स का भी जो बताया जुस्सा या घृणा, रौद्र का भाव क्रोध है, शांत का स्थायी निर्वेद है, वात्सल आता पुत्र स्नेह तथा भक्ति रस का भाव भागवत प्रेम होता है। ठीक है, चलिए, टकसाली भाषा किसे कहते हैं, आपको बताना टकसाली भाषा किसे कहते हैं। चलिए, टकसाली भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठ भाषा को, एक कृत्रिम भाषा को। चलिए, चौथा ये जो हमने दिए आंसर, जल्दी सभी आप लोग इसको जल्दी इसका आंसर दे दीजिए कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो टकसाली भाषा आप सभी ने कमेंट कर दी को परनिष्ठ भाषा को कहते हैं, इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं क्या। परनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित हुए थे। ठीक है, चलिए, देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, आपको बताना है देवनागरी चलिए, देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका आंसर दे दीजिए, ये चारों क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। देवनागरी लिपि समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, इसके राइट आंसर आचार्य नरेंद्र देव हैं। व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि, चलिए इसका वो आधा चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति में कुल 9 बैठकें हुई थी। केंद्रीय शासन की ओर से जो हिंदुस्तानी सिख लिपि तथा लेखन यंत्र समिति सन 1948 में नियुक्त हुई थी, उसके 2 साल इस समिति के विचार विमर्श किया गया। अंत इस समिति ने 25/5/1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट समिति ने अपने नकारात्मक और स्वीकारात्मक दोनों प्रकार के सुझावों को प्रस्तुत किया। तो आपको क्लास कैसी लगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। ठीक है, आपको PDF फाइल आप हमारे एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये है हमारा एग्ज़ाम नगरी, आप यहाँ ऐसे पहुँच सकते हैं। ये लिंक एग्ज़ाम नागा फर्स्ट, एग्ज़ाम नागा सेकेंड, ऐसे करके
आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।